दोस्तों नमस्कार। 4 PM पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, अब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव संपन्न हुए। अब कौन जीतेगा, कौन हारेगा उस पर तो लगातार बहस हो रही है। अलग-अलग तरह के सर्वे भी आ रहे हैं। हर एक पार्टी जो है दोनों पार्टी विशेष रूप से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अपनी-अपनी जीत के दावे को ठोक रही है। तो ठीक है। लेकिन उसके साथ-साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जहां पे ये साफ दिखाई दे रहा था कि चुनाव आयोग जो है वो मूक प्रेक्षक की तरह बैठा हुआ नजर आ रहा था। हिंसा की बहुत सारी वार मृत्यु भी हुई, जान गई और गोलीबारी भी हुई, तलवारें भी चली, ये सब बताया जा रहा है, लठ भी चली, ये सब बताया जा रहा है। और सिर्फ ग्रामीण इलाकों में नहीं, ये शहरी क्षेत्रों में, इंदौर जैसे क्षेत्र में भी, शहर में भी जो है वो एक विधायक है, उनके बेटे जो है वो किसी को पीटते हुए नजर आए। तो काफी अरसे के बाद ये लगा समझ में आया कि या तो दिखाई दिया कि ये चुनाव जो था उसका चरित्र कुछ कह सकते हैं कि एक रक्त चरित्र सा था। और ये सब मुद्दों पर जो है हमने आज बात करने के लिए, आप जानते हैं देश की बात हम करते हैं अभय दुबे जी के साथ, तो उनको आमंत्रित किया हुआ है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। तो अभय जी, ये चुनाव कुछ आपको, ये जो दो राज्यों में हुआ, कुछ अलग लगा आपको आम तरीके से जो होता है उससे कुछ? देखिए, इस चुनाव के बारे में पहले समीक्षकों की धारणा ये बन रही थी कि चुनाव में जनता हतोत्साहित है। जनता के बीच में कोई जोश नहीं है। जनता चुपचाप अपनी जगह बैठी हुई है और केवल कार्यकर्ता लोग जो हैं वो अपनी तरफ से हंगामा कर रहे हैं। लेकिन जो चुनाव का प्रतिशत है उससे तो ऐसा नहीं लगता। 2018 के प्रतिशत के आसपास ही इस बार भी वोटिंग हुई है और ये इस बात का सबूत है। और 2018 का प्रतिशत काफी सम्मानजनक प्रतिशत था, छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में भी। तो इससे नहीं लगता कि जनता इन चुनावों को लेकर निराश थी या हतोत्साहित थी। मुझे लगता है कि जनता ने इन चुनावों में खुल के भाग लिया है। और जिस हिंसा की आप चर्चा कर रहे हैं, इस हिंसा में जनता का योगदान ना के बराबर है। ये मुख्य तौर पर जो पार्टी के लोग होते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, उनकी तरफ से की गई हिंसा है और ये एक तरह की नियोजित हिंसा है। आप देखिए, ज्यादा हिंसा मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, वो जिस निर्वाचन क्षेत्र से लड़ रहे हैं मुरैना, वहां पे काफी हिंसा हुई। सुबह से लेके शाम तक मैं तकरीबन आधे दिन तक टीवी पर था, सुबह 7 बजे से ही, और मैं देख रहा था वहां के रिपोर्टरों को किस तरीके से वहां पर हुआ था। उसमें साफ लग रहा था कि बाकायदा उम्मीदवारों की तरफ से और खासतौर से भाजपा उम्मीदवार की तरफ से ये हिंसा करवाई जा रही है। जहां तक चुनाव आयोग की भूमिका का सवाल है, चुनाव आयोग की भूमिका तो बहुत आश्चर्यजनक है। भारत का चुनाव आयोग काफी दुनिया भर में बहुत प्रतिष्ठित है। यहाँ तक कि दुनिया के दूसरे देशों में भी कभी-कभी चुनाव आयोजित करने के लिए या प्रशिक्षण देने के लिए, तरीके बताने के लिए भारतीय चुनाव आयोग को बुलाया जाता है। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए हैं, तब से चुनाव आयोग की भूमिका इस तरह की बन गई है कि उसे हर हालत में नरेंद्र मोदी की शख्सियत को एक सैक्रोसेंट शख्सियत, एक होली काऊ जैसी शख्सियत बना के साबित करना है। अभी उन्होंने प्रियंका गांधी को नोटिस दे दिया, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को नोटिस दे दिया कि आप बताइए आपने प्रधानमंत्री के लिए ये तिरस्कारपूर्ण और अपमानजनक टिप्पणियां क्यों की। और खुद नरेंद्र मोदी जो बोलते रहते हैं लगातार, उसके बारे में कोई कुछ कहता ही नहीं। मैंने आज तक चुनाव आयोग को, नरेंद्र मोदी को संयमित करते हुए नहीं सुना। लवासा साहब जो थे, चुनाव आयोग थे, चूंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी के कई वक्तव्यों के ऊपर आपत्ति की थी और उसके लिए उन्होंने कारण बताओ नोटिस जारी करने की जहमत उठाई थी, इसलिए उनको अपना बोरिया बिस्तर लेकर चुनाव आयोग से जाना पड़ा। तो ये चीज बताती है कि चुनाव आयोग को जितना निष्पक्ष होना चाहिए, न केवल होना चाहिए बल्कि निष्पक्ष दिखना चाहिए, इन दोनों दायित्वों को निभाने में हमारा चुनाव आयोग पिछले लंबे अरसे से नाकाम है। और ये बोल देना प्रधानमंत्री की अपने मुंह से ये सब शब्द निकले कि कमल का निशान का बटन ऐसे दबाओ जैसे आप उनको फांसी पे चढ़ा रहे हो, ये आपत्तिजनक नहीं होता है क्या सर? देखिए, आपत्तिजनक तो घोर है। आप देखिए, नरोत्तम मिश्रा है। नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश में भाजपा के बड़े नेता हैं। वो अगर जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस से तोड़ा गया था, उस वक्त अमित शाह की अगर चलती तो वो नरोत्तम मिश्रा को ही मुख्यमंत्री बनाते। तो ये जो स्थिति है वहां पर, तो नरोत्तम मिश्रा क्या बोलते हैं? नरोत्तम मिश्रा तो जिस दिन वोट पड़ रहे हैं उस दिन टीवी पर बार बार कह रहे हैं कि कमल का बटन दबाइए,
कमल का बटन दबाइए, इससे पाकिस्तान के अंदर निराशा फैल जाएगी। अगर ये हार गया, भारतीय जनता पार्टी हार गई, तो पाकिस्तान में पटाखे छूटेंगे। अच्छा, अब आप जरा इस बात को थोड़ा एक परिप्रेक्ष्य में लेकर देखिए, चाहे नरेंद्र मोदी की बात हो, चाहे नरोत्तम मिश्रा की बात हो। भारतीय जनता पार्टी को जब भी ये लगता है, मैं कम से कम 2015 से इस चीज को नोट कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को जब भी ये लगता है कि चुनाव में उसका पक्ष कुछ कमजोर साबित हो रहा है, वो चुनाव हार सकती है, और पूरी तो चुनाव मुहिम के बिल्कुल आखिरी दौर तक आते आते ये लोग घोर सांप्रदायिक हो जाते हैं। आपको याद होगा कि 2015 में बिहार में जब महागठबंधन के मुकाबले भाजपा को अकेले लड़ना पड़ रहा था, उस वक्त आखिर में यही डायलॉग अमित शाह बोलते हुए सुने गए थे कि अगर यहाँ पर आप भाजपा हारेगी तो पाकिस्तान में पटाखे छूटेंगे। उसके बाद में 2020 में दिल्ली के चुनाव में एक नंगा चुनाव प्रचार किया गया कि शाहीन इस तरह से बटन दबाओ कि करंट जो है शाहीन बाग को लगे, वगैरह वगैरह, और गोली मारो सालों को। इसमें केंद्रीय मंत्री और भाजपा के जो स्थानीय सांसद हैं, वो सारे के सारे सांसद एक घटिया किस्म का नंगा सांप्रदायिक चुनाव प्रचार कर रहे थे। दोनों ही जगह नतीजा क्या निकला आप देख सकते हैं। दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी खासे बुरी तरीके से चुनाव में हारी। उसके बाद पिछले कर्नाटक में देखिए, खुद नरेंद्र मोदी मंच पे जय बजरंग बली के नारे लगा रहे थे, तो वो वहां भी भारतीय जनता पार्टी हार गई। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने वाली है कि हारने वाली है, इसका एक बैरोमीटर भारतीय जनता पार्टी की चुनावी मुहिम भी होती है। अगर भारतीय जनता पार्टी चुनावी मुहिम में निसंकोच सांप्रदायिक बातें करने लगे, और ये हमेशा देखिए चुनावी मुहिम के आखिरी दौर में होती है, शुरू में नहीं होती, तो समझ लीजिए कि भाजपा को खुद भी चुनाव जीतने के प्रति विश्वास नहीं है। लेकिन इसमें मैं गुजरात का चुनाव भी जोड़ देता हूं सर जी। गुजरात के चुनाव में भी चुनाव के करीब आते आते अमित शाह साहब और नरेंद्र भाई भी और बाकी जितने भी सब लोग थे, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि घर में आपके आतंकी घुस के मारेंगे आपको अगर आपने बीजेपी को नहीं जिताया। और कार्यकर्ता, मतलब नरेंद्र भाई से लेकर कार्यकर्ताओं तक ये कहा गया था कि ये जाके कहना है खुले मन से भी, और घर घर जाके आप प्रचार कर रहे हो तब भी, तो आप तो कहते, हाँ, पर वो बात अलग है कि यहाँ पे तो रिकॉर्ड ब्रेक तरीके से जीते। गुजरात की स्थिति, आपकी बात सही है, गुजरात की स्थिति को मैं अपवाद मानता हूं। आपको पश्चिम बंगाल का चुनाव याद होगा। पश्चिम बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता लोग जो है ममता बनर्जी को खाला ममता बोलते थे, बेगम ममता बोलते थे, ताकि उसको किसी तरीके से एकदम मुसलमान पक्ष में दिखाया जा सके। तो ये जो तरीका है भारतीय जनता पार्टी का। अभी भी क्या स्थिति है, अभी भी क्या है कि जब से हमास और इजराइल के बीच में युद्ध शुरू हुआ है, तब से मुझे ऐसे ट्विटर देखने को मिल रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि अगर आपके कान में अजान की आवाज आती है तो आप हमास की रेंज में। आप सोचिए इस बात को, मतलब अगर आपके कान में भारत के संदर्भ में बात कही जा रही है, अगर आपके कान में हमास, तो आप उसकी रेंज में है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि आखिरकार ये इस तरह के फिक्रे, इस तरह के ट्वीट, ये सब एक फर्जी ट्विटर हैंडल होगा जिससे ये बात आ रही है। ये कहाँ बन रहे हैं? ये बैकरूम में पीछे किसी खुफिया कमरे में बैठे हुए लोग इस प्रकार की भड़काऊ सांप्रदायिक बातें जो है वो कर रहे हैं। अब जब मोहम्मद शमी ने क्रिकेट खेलते हुए 5 विकेट लिए, तो जैसे ही वो 5 विकेट लेने के लिए थोड़ा जमीन की तरफ झुका, मतलब कुछ करने के लिए, तो अचानक इस तरह की बातें आने लगी, क्या ये अभी सजदा करने वाला है? बजाय इसके कि आप एक भारत के खिलाड़ी ने 5 विकेट लिए हैं, उसके बारे में इस तरह की बातें की जाती हैं। जब पाकिस्तान के खिलाफ भारत एक मैच हार गया था, उसमें शमी ने विकेट नहीं ले पाए थे, 43 रन पड़ गए थे उनकी गेंदों पे। उसके बाद शमी को किस तरीके से ट्रोल किया गया, जैसे उसने मैच को जानबूझ के थ्रो किया हो, जानबूझ के पाकिस्तान को जीत जाने दिया हो। तो इस प्रकार का घृणित सांप्रदायिक प्रचार, मुसलमान विरोधी प्रचार करना इन सब लोगों के डीएनए में है। और इस लिहाज से देखा जाए तो ये लोग पूरे लोकतंत्र को और जो लोकतांत्रिक पद्धति का चुनाव अभियान होता है उसको काफी जम के विकृत करते हैं। बहुत सही बात है। और मुझे मालूम है क्योंकि 2005 का जब अहमदाबाद कॉर्पोरेशन का चुनाव था, तो उस समय कांग्रेस का कॉर्पोरेशन का बॉडी था, और मेयर जो साहिबा थी वो मुसलमान थी, नाम उसका मुझे याद नहीं आ रहा, अब तो मरहूम हो गई, अब तो रही नहीं।
तब नरेंद्र भाई उस प्रचार में खुद उतरे थे और वहां अभी जो कह रहे थे कि ये बेगम का जो राज है उसको खत्म करना है। तो मेयर एक हुआ करती थी जो मुसलमान हुआ करती थी, पर उसको बेगम कह के वो प्रचार वगैरह सब किया करते थे। बात बिल्कुल सही है। अच्छा, तो सर अब ये समझना है आपसे कि सांप्रदायिक हो जाते हैं अंत में जब उनको लगता है कि हार निश्चित है या हार दिख रही है। तो ये दोनों राज्य में इनके घोर सांप्रदायिक होने से जनता के मिजाज पर किस तरह का असर पड़ता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ का जो जनसंख्या मूलक विन्यास है वो थोड़ा दूसरे राज्यों से अलग तरह का है। वहां पर अल्पसंख्यकों की मौजूदगी बहुत बड़ी नहीं है। अगर आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए, छत्तीसगढ़ में करीब 4% करीब अल्पसंख्यक होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे आदिवासी जिन्होंने ईसाई धर्म कबूल कर लिया है, वो अपने आप को जनगणना में ईसाई नहीं बताते। उसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी मुहिम डिलिस्टिंग की चलाती है कि अगर ये ईसाई हो गए हैं तो इनको जनजाति के दर्जे से हटा दिया जाए ताकि इन्हें आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। गुजरात में भी यही है, इसलिए कमोबेश गुजरात में भी यही स्थिति है। हाँ, तो इसलिए वो बताते नहीं है। तो कुल मिला के 4% से ज्यादा होंगे, मैं ये मानता हूं। लेकिन तकनीकी रूप से देखा जाए तो आंकड़े में, आधिकारिक रूप से देखा जाए तो आंकड़े में 4% अल्पसंख्यक है। तो 4% अल्पसंख्यक बहुत कम होते हैं। तो वहां पर मुख्य खेल जो है वो अपने आप को हिंदू कहने वाली जनता और अपने आप को आदिवासी मानने वाली जनता के बीच में है। इसलिए वहां पर ये हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक प्रचार ज्यादा नहीं होता है। दूसरा, कांग्रेस ने वहां पर भूपेश बघेल के नेतृत्व में एक और खास काम किया है। उसने हिंदुत्व का पूरा जो मुद्दा है वो भाजपा से छीनने के लिए बहुत ज्यादा नियोजित कोशिश की है पिछले 5 साल में। भूपेश बघेल ने वहां राम वन गमन पथ बनवाया, कौशल्या मंदिर के जीर्णोद्धार करवाए, वो करवाया, केशव और कृष्ण कुंज शहरों में बनवाया, और भी कहीं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोई कॉन्फ्रेंस है तो सरकार एक तरह से उसमें योगदान सा करती हुई नजर आती है। अगर आदिवासी हो चुके जो अगर ईसाई हो चुके जो आदिवासी हैं, उनकी कब्र को कोई उखाड़ के फेंक देता है तो उसकी ऊपर पुलिस कार्रवाई नहीं करती। तो एक तरह से उन्होंने ये सब करके एक तो कांग्रेस और भाजपा के बीच में जो स्पष्ट रूप से अंतर दिखना चाहिए वैचारिक रूप से, उस अंतर की धार को भी कुंद किया है उन्होंने। दूसरे, भाजपा बहुत ज्यादा हिंदुत्व का कार्ड छत्तीसगढ़ में नहीं खेल पाती भूपेश बघेल जैसे नेताओं के मुकाबले। तो वहां पर तो ये स्थिति है सांप्रदायिक प्रश्न की। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक इशू है। आप देख ही रहे नरोत्तम मिश्रा मतदान के दिन किस प्रकार के वक्तव्य देते हैं। तो वहां पर तो भाजपा खुल के सांप्रदायिक खेल खेलती है। लेकिन इस वक्त मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश में परिवर्तन की लहर चल रही है। लोग खुल के कहने लगे हैं कि वो परिवर्तन चाहते हैं। तो जब जनता इस तरह की बात कहती है कि वो परिवर्तन चाहते हैं, तो उस वक्त फिर इस तरह की जो तिकड़में की जाती हैं सांप्रदायिक प्रचार की, ये ज्यादा चलती नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। दो दृश्य में देख रहा था कल शाम को, देर शाम को, आपने भी देखा होगा। वो शायद राऊ इलाका है, मतीसार है, और वहाँ के कांग्रेस के विधायक हैं प्रवीण पाठक जी। और उनका और वहाँ के कलेक्टर है, उनके साथ बीच का वो संवाद था, मतलब उग्र संवाद था। और ये बताया जा रहा था कि 2 बजे से अल्पसंख्यकों का वो वहां पे वो वोटिंग बूथ था, 2 बजे से लेकर वो वोटर्स जो हैं वो लाइन में खड़े थे और वो वोट देने जा नहीं पा रहे थे अंदर। बताया जा रहा है कि कुछ तकनीकी खराबी है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं भी मध्य प्रदेश में आपको होती हुई नजर आई है? नहीं, ये सारी समस्याएं हैं। लेकिन इन सारी समस्याओं को भी रेखांकित हमें करना चाहिए, इनके ऊपर विचार करना चाहिए। ये समस्याएं दोबारा ना हो, इसके लिए हम लोगों को सार्वजनिक जीवन में ऐसा विमर्श चलाना चाहिए। लेकिन इससे भी आगे बढ़कर हमें ये देखना चाहिए कि जो हिंदुत्व की 45 से 50% के बीच की जो एकता होती है, उससे क्या होता है कि मुसलमान वोट की जो राजनीतिक प्रभावकारिता है, उसकी जो पॉलिटिकल एफिकेसी है, वो एफिकेसी उसकी जीरो हो जाती है। यानी मुस्लिम वोट जो है वो सरकार बदलने में कोई भूमिका नहीं निभा पाता। उत्तर प्रदेश में ये हो गया है, गुजरात में ये इफेक्टिवली हो गया है, और मध्य प्रदेश में भी ये पिछले लंबे अरसे से होता रहा है, लेकिन 2018 में नहीं हो पाया और मुझे लगता है कि इस चुनाव में भी नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए जरूरी ये है जो विपक्ष के नेता हैं वो हिंदू गोलबंदी के ऊपर ज्यादा ध्यान दें। अगर वो हिंदू गोलबंदी पे फोकस करेंगे, जवाहरलाल नेहरू की सरकार की विशेषता क्या थी कि बिना मुसलमान विरोध किए हुए, बिना मुसलमान विरोध की कोई बात किए हुए, वो लोग हिंदुओं के बड़े प्रबल और प्रभावशाली नेता थे। उनकी साख हिंदू समाज में बहुत ज्यादा थी। भाई, इस देश में जब 70-80%, 75-80% हिंदू समाज है तो चुनाव तो वही जीतेगा जिसको हिंदू चाहते हैं।
तो ये जो जो सेकुलर विमर्श जो है, सेकुलर विमर्श ने बीच में जो गड़बड़ी पैदा की, जिसका भाजपा को फायदा हुआ, वो उस चीज को समझना होगा जो भाजपा की आलोचक शक्तियां हैं उन्हें। बिल्कुल सही बात है। और सर अंत में आखिरी एक सवाल है आपसे। जी। ये जानना चाहूँगा मैं कि अब जैसे आपको भी लग रहा है वैसे एक है माहौल भी है, सब फ़ील भी कर रहे हैं कि परिवर्तन है मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में ये लोग रिटेन कर पाएँगे। तो मतलब कि 2 राज्य जो है, वो अभी तो इस वक़्त जो आकलन हो रहा है उसमें वो बीजेपी को नहीं मिलने वाले हैं। तो क्या असर पड़ेगा सर इसका? नहीं, नहीं, आपने देखिए मध्य प्रदेश में परिवर्तन का मिजाज है और छत्तीसगढ़ में निरंतरता का मिजाज है। वो हाँ, लोग जारी निरंतर। इसमें क्या है कि देखना हमें ये पड़ेगा कि कर्नाटक राजस्थान में और तेलंगाना में कांग्रेस किस तरह का प्रदर्शन करती है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बारे में ये चीजें पहले भी कही जा सकती थी और जो पहले जो बातें कही गई थी वो मुख्य तौर पे अभी उसको बदलने की जरूरत नहीं पड़ी है। लेकिन तेलंगाना में लड़ाई बहुत ही जबरदस्त हो रही है। टिकट बंटने से पहले वहां कांग्रेस आगे दिखाई पड़ रही थी। टिकट बंटने के बाद थोड़ा बीआरएस कांग्रेस से आगे हुई। वहां पर बीआरएस के खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी थी और मुख्यमंत्री के तौर पर चंद्रशेखर राव के खिलाफ 50% से ज्यादा लोग कह रहे थे कि इस आदमी को बदलना है। लेकिन वहां हुआ यह है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने इस डर से कहीं कांग्रेस चुनाव न जीत जाए अपना हाथ पीछे खींच लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने विड्रॉ कर लिया, चुनाव ही नहीं लड़ रही है वहां पर। इस तरह से देखा जाए बिना घोषित किए हुए बीआरएस, भारत राष्ट्र समिति, एमआईएम, मुस्लिम मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन और भारतीय जनता पार्टी, इन तीनों के बीच में एक अघोषित समझौता है जी। ताकि किसी भी तरीके से कांग्रेस को चुनाव जीतने से रोका जा सके। इस प्रकार का अघोषित समझौता कांग्रेस और बीजेपी के बीच में एक बार हुआ था पंजाब में। इस चुनाव नहीं, पिछले वाले विधानसभा चुनाव में लगा था कि आम आदमी पार्टी चुनाव जीत जाएगी, तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में जो कांग्रेस की तरफ वोट, हिंदुओं के वोट शिफ्ट कराए थे। तो चुनाव में ये सब तिकड़में और ये सब चालबाजियां भी चलती हैं। ये आप तेलंगाना की जमीन पे आप देख सकते हैं इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है। जहां तक राजस्थान का सवाल है, राजस्थान में भाजपा को आगे बताया जा रहा है और वहां की परंपरा भी ऐसी है कि 2 चुनाव लगातार कोई जीतता नहीं है। लेकिन अगर कांग्रेस हिम्मत करके और मेहनत करके उस चुनाव को फंसा दे, और इसका लगता है कांग्रेस कोशिश कर रही है। सोनिया गांधी वहीं जयपुर में जाके बैठ गई हैं, राहुल गांधी भी जयपुर पहुंच गए हैं, मुझे लगता है खड़गे साहब भी जयपुर पहुंच जाएंगे अब, कि ताकि वहां पर कांग्रेस की शक्तियों में एकता रहे, सचिन पायलट में और गहलोत में एकता रहे। और अगर वहां चुनाव फंस जाए तो फिर भारतीय जनता पार्टी की जीत भी होगी। इसको अंग्रेजी में पायरेक विक्ट्री कहते हैं, मतलब जो जीत जैसी नहीं है, वैसी हो जाएगी। तो इस वक्त तेलंगाना का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए और राजस्थान के चुनाव में सबकी निगाहें हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सर। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने वक़्त निकाला सर। और दर्शकों के लिए जो आपने बातों की जो परत खोल के रखी है, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी एक समझ जो है, ये 2 राज्यों में चुनाव हुए और उसमें जो घटनाएँ हुई, चुनाव आयोग का रोल से लेके भारतीय जनता पार्टी की ओर से ज़्यादातर रूप से की गई जो गुंडागर्दी है, वो सब बातें जो है और वो क्यों, उसके पीछे के जो रीज़न है वो भी आपने देखे। हम ऐसे ही बात करते रहेंगे, देश की बात करते रहेंगे अभय दुबे जी के साथ और आप आशा करते हैं कि हमेशा हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। अब ये जो कार्यक्रम आपने देखा, ये जो बातचीत सुनी, उसमें आपको क्या लगा? आपको आपके विचार कुछ अगर आपकी सोच हो, तो कमेंट करके हमको कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर से बताइएगा। बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो, तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि ये बातचीत और लोगों तक पहुँच सके। और हमारा जो चैनल है 4 पीएम, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आस-पास के लोगों से करवाएँ। और हमारे जितने भी प्रादेशिक चैनल है, वहाँ भी आप उन प्रदेशों की खबर जो है, आप उनको सही और सच्ची खबर मिलेगी, तो उनको भी सब्सक्राइब करें। और जॉइन का बटन जो है, वो दबाएँगे और हमारे साथ जुड़ेंगे, तो हमें आपका वो समर्थन भी मिलेगा, जिससे हमारा उत्साह और जो है और जो साहस है, वो भी और बढ़ता जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं आप सबका, हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।